नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 31 पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ उन्हीं के आंसरों के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पर जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उसी से आगे कंटिन्यू है ये। तो प्रश्न है कि आपके पास दो विलियन है, विलियन ए और विलियन बी। विलियन ए के पीएच का मान 6 है और विलियन बी का जो पीएच का मान है वो 8 है। तो किस विलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक है और इसमें से कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें जो यहाँ लास्ट में पूछी गई चीज़ है उसका पता करना पड़ेगा कि इनमें से कौन अम्लीय है और कौन ही क्षारीय है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हमने पीएच स्केल पढ़ी थी। तो पीएच स्केल में हमने क्या देखा था कि जिसकी पीएच 7 से कम होती है ना, जिसकी पीएच 7 से कम होती है वो तो है अम्लीय और जिसकी पीएच 7 से अधिक होता है वो होता है क्षारीय। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, जिसकी पीएच 8 है तो 8 किसकी है, बी की है, इसलिए बी क्या हुआ, क्षारीय विलीन हुआ। और एच क्या हो गया, ए क्या हो गया, ए की पीएच 6 है यहाँ, तो इसलिए ये क्या हुआ, अम्लीय हो गया। तो इसका प्रश्न मिल गया जवाब हमें। तो अब इसका जवाब मिलेगा कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक है। तो किस में होगी, हाइड्रोजन आयन हमेशा अम्लीय पदार्थों में, अम्लीय विलयन में होते हैं, क्षारीय विलयनों में कम होते हैं। तो जो अम्लीय विलयन होगा उसी में हाइड्रोजन आयन होंगे। तो अम्लीय कौन है, ए। तो विलयन ए जो होगा उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होगी। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, विलयन ए की पीएच 7 से कम है, विलयन बी की पीएच 8 है जो 7 से अधिक है। तो विलयन ए जो होगा वो अम्लीय होगा। ठीक है, और विलयन ए जो है उसकी सांद्रता अधिक होगी। तो बिल्कुल कॉमन सेंस का प्रश्न है, आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, तो करना कोई जरूरी नहीं इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की संख्या कम हो या अधिक तो उससे विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों की संख्या बढ़ेगी तो वो पदार्थ की सांद्रता भी बढ़ेगी और विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। जैसे जैसे हाइड्रोजन संख्या बढ़ेगी, H+ आयनों की संख्या बढ़ेगी, विलयन जो है वो अम्लीय होता जाएगा। तो ये प्रश्न कर सकते हो, छोटा सा प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हमने कहाँ तक पढ़ लिया है, अच्छा ये तो हो गए थे, यहाँ से ये भी हमने पढ़ लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, यदि हाँ तो ये क्षारीय विलयन क्यों होता है। तो इसका जवाब है कि क्षारीय विलयन में H+ आयन होते तो हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। तो फिर कौन होते हैं, ज़्यादा होते हैं OH- आयन, इसीलिए वो क्षारीय होता है। तो आंसर है हाँ, H+ आयन क्षारीय पदार्थों में होते हैं परंतु इनकी सांद्रता OH आयनों की सांद्रता की तुलना में कम होती है, इसीलिए ये जो पदार्थ है वो क्षारीय होता है। भाई क्षारीय पदार्थ के अंदर जब H+ आयन है तो इसका मतलब वो तो अम्लीय होना चाहिए, लेकिन ये जवाब क्या कह रहा है कि H+ आयन होते तो हैं लेकिन कितने होते हैं, बहुत कम होते हैं। और ज़्यादा कौन होते हैं, OH आयन माइनस जो हैं वो अधिक होते हैं। इसी के कारण OH आयन ज़्यादा, इसीलिए वे कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप मत कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जब कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चोक यानी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करता है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और लास्ट में आवा कैल्शियम कार्बोनेट वो है CaCO3। तीनों आ गए, और ये तीनों ही कैसे हैं, क्षारीय पदार्थ हैं। अब वो मृदा के अंदर क्षारीय पदार्थों का प्रयोग क्यों करेगा, क्योंकि आपको ज़रा ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्षारीय पदार्थों का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब मिट्टी कैसी है, अम्लीय है। तो कोई किसान खेत की मृदा की अम्लीय परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए करेगा, क्योंकि मिट्टी जो है वो अम्ल है और ये जो पदार्थ डालेगा वो क्षार है। तो अम्ल और क्षार मिलकर मिट्टी को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो ऐसे प्रश्न आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पेज नंबर 36 पे क्या क्वेश्चन पूछे गए अपनी बुक के, देखिए पूछा हुआ है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो ये तो विरंजक चूर्ण का सूत्र है, ठीक है ना, तो ये विरंजक चूर्ण है, ये प्रश्न मत कीजिएगा आप। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। देखिए विरंजक चूर्ण बनाने के लिए हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करवानी पड़ती है। ठीक है, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा CaOCl2 + H2O। ठीक है, ये विरंजक चूर्ण बन गया। तो किसकी आवश्यकता होती है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये रहा बुझा हुआ चूना, ये प्रश्न कर लीजिएगा आप।
देखिए यहाँ पर मैं जो भी कह रहा हूँ कि ये प्रश्न करना है, ये नहीं करना, वो इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपका होमवर्क नहीं बढ़े। आप चाहो तो सारे प्रश्न करो भले ही, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका होमवर्क ज़्यादा नहीं बढ़े, थोड़ा सा काम करें और जो खास प्रश्न है वो ही करें, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, तो आपका काम थोड़ा संक्षिप्त हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, याद करने में आसानी रहेगी। बाकी प्रश्नों का आंसर तो हम देख ही रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोने का सोडा कहा जाता है। धोने का सोडा कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट, इसका प्रयोग किया जाता है। आप चाहो तो सोडियम कार्बोनेट के उपयोग में जाके पढ़ लेना, वहाँ लिखा हुआ है कि ये जल को मृदु करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ये प्रश्न कर लीजिएगा आप। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण भी लिखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तो खाने का सोडा होता है, NaHCO3, और जब खाने के सोडे को गर्म किया जाता है तो क्या अभिक्रिया होगी? देखिए ये रहा NaHCO3, जब इसको गर्म किया जाता है तो Na2CO3 जल और CO2 गैस बनती है, और CO2 गैस के कारण ही वो जो पदार्थ हैं वो फूल कर हल्के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी रासायनिक समीकरण है, आपको अच्छे से याद रखनी है इसको, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ में अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। POP की अभिक्रिया लिखनी है जल के साथ में। तो जो हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जो अभिक्रिया लिखी थी उसी का उल्टा करना है इसको। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यानी ये POP है, इसकी जल से अभिक्रिया करवा दी हमने, तो क्या बन जाएगा? वापस जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, और जिप्सम को यदि गर्म कर दिया जाए 373 केल्विन पर, तो वापस क्या बन जाएगा? POP बन जाएगा। तो ये इसके लिए एक मेथड होता है। तो ये अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये आप मत कीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। आइए बात करते हैं अब अभ्यास प्रश्न के बारे में। जो हमारे NCERT बुक के अभ्यास प्रश्न हैं, चैप्टर एंड होने के बाद उन प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसकी pH संबोधते क्या होगी? देखिए, लिटमस पत्र लाल जो है वो लाल से नीला हो रहा है। ठीक है, तो हमें पहले तो ये पहचाना है कि अम्ल है या क्षार। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है वो क्षार होगा, और क्षार की pH जो होती है वो 7 से 14 तक होती है। तो यहाँ से हमें पूछ रहा है कि उसकी pH क्या होगी, तो 7 से 14 के बीच में होनी चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर A तो हो नहीं सकता, B भी नहीं, C भी नहीं, D ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ये प्रश्न आप नहीं भी करो तो चलेगा। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? हमें अंडे का कवच का पीसा हुआ कवच है तो उसमें होगा कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट की जब अम्ल से अभिक्रिया करवाई जाती है तो बनने वाली गैस जो होगी वो CO2 होगी, और CO2 गैस की वजह से क्या होगा कि जो चूने का पानी है वो कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमें यही पूछ रहा है कि इसमें क्या मिलाया जाए। तो ऑप्शन में दिए हुए हैं NaCl, HCl, LiCl, KCl, तो हमारा ऑप्शन होगा HCl। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, प्रश्न पूछा है कि NaOH का 10 ml विलयन में HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है, यानी 10 ml NaOH हो, क्षार हो, तो 8 ml अम्ल की आवश्यकता होती है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि 20 ml क्षार में कितने अम्ल की आवश्यकता होगी? तो देखिए, 10 में 8 होती है तो 20 में कितनी होनी चाहिए? 16 ml होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 16 ml हो जाएगा। ये प्रश्न आप मत कीजिएगा। अगला प्रश्न, अपच के उपचार के लिए करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये बिल्कुल आसान है, एंटासिड होता है। ठीक है, प्रति अम्ल, अम्ल का विपरीत एंटासिड, और इसका नाम होता है, सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं इसको। फिर प्रश्न में पूछा हुआ है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण तथा उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो शब्द समीकरण किसकी लिखनी है? पहला है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 की अभिक्रिया करवानी है, H2SO4 की, किससे? दानेदार जिंक से, Zn से करवानी है। तो बिल्कुल आसान है, जो अभिक्रिया आप बनाना चाहते हो उसी को आप बस हिंदी में लिख दीजिए, हो जाएगा ये। और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया किससे करानी है? मैग्नीशियम से करानी है, तो ये भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसकी अभिक्रिया एल्यूमिनियम से करानी है, ये भी हो जाएगा। और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसकी अभिक्रिया लौह से करानी है, लौह रत्न लिखा हो ना, इससे करवानी है। तो बहुत आसान है ये अभिक्रिया। देखिए, तो इन अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं अपन। ये देखिए, ये रहा जिंक की अभिक्रिया, और ये रहा H2SO4, तो क्या बन गया? ZnSO4 बन गया, और H2 हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। ठीक है, हालांकि इसका शब्द समीकरण यहाँ नहीं लिखा है, आप शब्द समीकरण भी लिख सकते हो, इनके नाम ही लिखने हैं बस, कुछ नहीं।
ये रहा मैग्नीशियम, इसकी अभिक्रिया हमने HCl से करा दी तो MgCl2 बन गया और ये हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है, अम्ल और क्षार की धातु से अभिक्रिया है, ये ध्यान रखना। देखो अम्ल की धातु से अभिक्रिया, अम्ल की धातु से अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर भी अम्ल की धातु से अभिक्रिया। देखिए एल्यूमिनियम है, ये H2SO4 अम्ल है, तो अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, Al2SO4 का होल थ्राइस और H2O। ठीक है, ये फिर देखिए धातु की अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है, तो FeCl2 बनेगा और H2 बनेगा। ये जो बराबर का चिन्ह है यहाँ पे आप प्लीज एरो का चिन्ह बनाना। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये कुछ अभिक्रिया अपनी बुक में नहीं थी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छा प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपको करना है कॉपी में। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन आयन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। ये प्रश्न बताना चाह रहा है कि भाई एल्कोहल है या ग्लूकोज है, उसके अंदर भी हाइड्रोजन आयन तो होते ही है, फिर वो अम्ल की तरह व्यवहार क्यों नहीं करते। तो इसका एक प्रयोग है, हालांकि ये प्रश्न आप मत करना। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है कि ग्लूकोज एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। एक कोर्क में 2 किलो लेकर कोर्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। अब किलो को 6 वोल्ट की एक बैटरी से दोनों टर्मिनलों के साथ बल्ब और स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा HCl अम्ल डालकर विद्युत धारा प्रयुक्त कीजिए। इस क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। क्योंकि ये H+ आयन देते नहीं है। ये H+ आयन इनसे बनता ही नहीं है। जब H+ आयन नहीं बनेगा तो फिर ये अम्ल की कैटेगरी में नहीं होंगे। तो ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न पूछा है, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा का जल करता है। देखिए आश्रित जल होता है, इसको अशुद्ध जल भी कहते हैं, जिसके अंदर करंट नहीं बहता। मैं आपको एक प्रयोग द्वारा बताता हूँ कि यदि इस प्रकार का एक पात्र ले लें हम, ठीक है, ऐसा पात्र ले लें और उसके पात्र के अंदर हम अशुद्ध जल भर दें, तो अशुद्ध जल भर दें, एक तरफ प्लस इलेक्ट्रोड लगा दें और दूसरी तरफ माइनस इलेक्ट्रोड लगा दें और फिर इसके अंदर धारा प्रवाहित कर दें, और हम देखेंगे कि इस विलयन में करंट नहीं आएगा, धारा नहीं बहेगी। क्यों नहीं बहेगी? क्योंकि इसके अंदर H+ आयन नहीं बनते हैं, कोई तरह के आयन नहीं बनते हैं, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करता है। अशुद्ध जल शुद्ध जल होता है जो पीने योग्य नहीं होता है, लेकिन शुद्ध होता है, लेबोरेटरी में प्रयोग करते हैं। लेकिन वर्षा का जल करता है। क्यों? क्योंकि वर्षा जल के अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, है ना, हाइड्रोजन भी होती है, तो इसमें बहुत सारे आयन बनते हैं और इन आयनों के कारण ये जो विद्युत धारा है वो बहने लगती है। तो इसका आंसर सुन लीजिए, आश्रित जल शुद्ध होते हैं, इसीलिए इनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, क्योंकि विद्युत चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। जबकि वर्षा के जल में विद्युत का चालन होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल विद्यमान रहता है ना। अम्ल वर्षा पढ़ा था हमने, जो कि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। अम्लीय होने के कारण ये H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण विद्युत का चालन होता है। बस ये इसका एग्जैक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, तो ये प्रश्न आपको करना है ऊपर वाला। अगला प्रश्न है, जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण देखिए कि जल की अनुपस्थिति, जब तक अम्ल जल से अभिक्रिया नहीं करता वो क्या नहीं देगा, H+ आयन नहीं देगा, और H+ आयन नहीं देगा तो अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करेगा। तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में H+ आयन अम्ल से अलग नहीं होते हैं। उपस्थिति में होते हैं, अनुपस्थिति में नहीं होते हैं। तो इसका कारण है कि जल की उपस्थिति में H+ आयन अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये प्रश्न आपको करना है। फिर पूछा है, 5 विलयनों ABCDE की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH का मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होता है। कौन सा विलयन, अब प्रश्न क्या पूछा देखिए, कौन सा विलयन उदासीन है, कौन सा प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है या दुर्बल क्षारीय है। तो अपन यहीं से देख सकते हैं कि ये देखिए प्रबल अम्ल, इसकी pH 1 है, ताकतवर है सबसे ज़्यादा, ठीक है, और जिसकी pH 11 है वो प्रबल क्षारीय है, ठीक है, जिसकी pH 4 है वो दुर्बल अम्लीय है, और जिसकी pH 7 है वो उदासीन है, ठीक है, pH स्केल पढ़ी है हमने, वहाँ से बताया, और जिसकी pH 9 है वो भी दुर्बल क्षारीय है, दुर्बल क्षारीय, ठीक है। चलिए तो अब इनका आंसर भी देख लेते हैं। pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, तो देखिए इस सारणी से आपको सब समझ में आ जाएगा कि भाई जिसकी pH 4 है, ठीक है, वो दुर्बल अम्लीय होगा, जिसकी pH 1 है वो प्रबल अम्लीय होगा, और इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, और जिसकी pH 11 है वो प्रबल क्षारीय होगा, जिसकी pH 7 है वो उदासीन होगा, और जिसकी pH 9 है वो दुर्बल क्षारीय होगा।
तो अगर आपको यहाँ से कुछ समझ में नहीं आया है तो एक चीज़ समझ लीजिए, पीएच स्केल। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि पीएच स्केल कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, इस पर सारे अंक होते हैं 0, 7 और 14। अब जो जितना 0 के करीब होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, और जो 0 से जितना दूर जाएगा वो उतना ही क्या हो जाएगा, दुर्बल होता जाएगा। एग्जैक्ट 7 पर आते ही वो क्या हो जाता है, उदासीन होगा। ठीक है, 7 से थोड़ा ऊपर जाते ही वो क्षारीय हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं, बहुत कम। फिर क्षारीयता बढ़ती जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, और आखिर में जब 14 के करीब पहुंच जाएगा तो प्रबल क्षार हो जाएगा। ठीक है, वो कब बन जाएगा, प्रबल क्षार बन जाएगा। तो ये इसके कुछ विशेष बातें थी। आगे बात करते हैं। तो ये इसका एक क्रम भी बताया हुआ है, घटता क्रम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ, तो ये जो पीछे वाला प्रश्न था मैं आपको कहना भूल गया, ये नहीं करना आपको, ये बिल्कुल ईजी था ये तो। चलिए, एक परखनली ए और बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। ठीक है, परखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परखनली बी में एसिटिक अम्ल डालिए। किस प्रखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों? देखिए प्रश्न क्या पूछा, प्रखनली ए है उसमें हमें डालना HCl अम्ल है, और प्रखनली बी में डालना आपको एसिटिक अम्ल। आप मुझे बताइए इसमें ताकतवर कौन है? इसमें प्रबल अम्ल है HCl। तो बस समझ में आ गया होगा आपको कि बुदबुदाहट सबसे ज़्यादा तेज किस में होगी, HCl में होगी। ठीक है, तो इसका जवाब भी सुन लीजिए, हालांकि ये प्रश्न आपको नहीं करना है। इसका जवाब है कि प्रखनली ए में अधिक बुदबुदाहट होगी क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल होता है। अगला प्रश्न, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। अब मुझे बताइए, दूध खट्टा होता है कि दही? आप कहोगे दही ज़्यादा खट्टा होता है, तो पीएच 6 से कम हो जाएगी दही में। ठीक है, तो ताजे दूध की पीएच का मान 6 होता है जब दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, और लैक्टिक अम्ल बनने के कारण इसकी पीएच जो है वो 6 से कम हो जाएगी। ये प्रश्न आपको करना है। एक गवाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। बेकिंग सोडा बता देता हूँ आपको कौन सा होता है, NaHCO3। ये कैसा होता है, क्षारीय होता है, लेकिन कैसा, दुर्बल क्षारीय होता है। अब वो बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? ताज़ा दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? क्योंकि बेकिंग सोडा डाला है तो वो क्षारीय बन जाएगा। क्यों बना देता है उसका कारण समझेंगे। इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? देखिए, हमारा कॉमन सेंस कहता है कि हम इस प्रश्न को पढ़ते ही समझ जाना चाहिए कि इसके अंदर क्षारीय पदार्थ वो डाल रहा है, इसकी पीएच बढ़ा रहा है, इसका मतलब वो अम्लीय नहीं होगा। अम्लीय नहीं होगा तो वो दूध खराब कम होगा, है ना, खराब देरी से होगा। और उसकी पीएच जो है वो थोड़ी क्षारीय क्यों बना देता है? तो इसके कारण क्या है, देखिए, ताज़ा दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए बना देता है क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को अम्लीय बना देते हैं। दूध में इसीलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि दूध लंबे समय तक क्षारीय बना रहे, जिससे लंबे समय तक खराब नहीं होगा। इस वजह से वो इसके अंदर क्या डालता है, खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर डालता है। अब ये जो इस दूध से आप दही बनाओगे वो बड़ा देरी से जमेगा। क्यों? इस दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल ताजे दूध से मिला क्षारक बेकिंग सोडा को पहले उदासीन करेगा। क्योंकि जो लैक्टिक अम्ल बना हुआ है वो पहले तो आपने जो NaHCO3 डाला उसको पहले तो ये उदासीन करेगा। उदासीन करने के बाद फिर अम्ल में तेज़ी से वृद्धि हो जाएगी और वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसे अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण दही बनता है। ये इसका रीजन है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के पास में बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। नमी का मतलब पानी या वाष्प कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी से तुरंत अभिक्रिया कर लेगा, नमी से अभिक्रिया कर लेगा और ये तुरंत किस में बदल जाएगा, जिप्सम में बदल जाएगा, खराब हो जाएगा। जिस प्रकार हम जानते हैं कि सीमेंट को कभी भी आर्द्रता या गीले स्थान पर नहीं रखा जाता क्योंकि सीमेंट जल से अभिक्रिया करके कठोर हो जाएगी, काम की नहीं रहेगी, वैसे के वैसे पीओपी को भी आप आर्द्र स्थान पर नहीं रखते। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है, आर्द्र रोधी मतलब जिसमें आर्द्रता नहीं हो, क्योंकि ये आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाती है, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने के गुण नष्ट हो जाते हैं, मतलब फिर ये काम की नहीं रहेगी इस वजह से। तो ये प्रश्न आपको करना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया दो उदाहरण दीजिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें क्षारक और अम्ल अभिक्रिया करके जल एवं लवण का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करके उदासीन बना देते हैं। तो ये प्रश्न आपको नहीं करना है। फिर आता है प्रश्न, दोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो दोने का सोडा क्या उपयोग है? ये तो आपने वैसे में ऑलरेडी किया हुआ है।
सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में भी होता है। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। सोडियम कार्बोनेट मतलब धोने का सोडा, है ना। और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। फिर आता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का उपयोग खाने की चीज़ों को मुलायम, स्पंजी और खस्ता बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा के क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की मात्रा की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है, इसलिए भी इसका प्रयोग करते हैं। 2 और पढ़ लीजिए इसके। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। तो दोस्तों, आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो भी हमने फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।